एक टाइम था जब बिहार का नाम सुनते ही लोग नालंदा, विक्रमशिला और मगधा की बात करते थे। बिहार को दुनिया का ज्ञान केंद्र कहा जाता था। लेकिन आज अगर हम बिहार की बात करें तो हमारे दिमाग में पॉवर्टी, अनएजुकेशन और अंडर डेवलपमेंट जैसी चीजें आएंगी। हमें आए दिन सोशल मीडिया पे बिहार के खिलाफ काफी सारे अनएथिकल मीम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर लोग या तो बिहार का या फिर उनके सिटीजन्स का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। हमें रोज काफी सारी बिजार न्यूज देखने को मिलती है, जिसके अंदर कभी वहाँ पे ब्रिज चोरी हो जाता है, कभी सड़क चोरी हो जाती है एंड इवन तालाब जैसी चीज तक वहाँ पे चोरी हो जाती है। एक ऐसा स्टेट जिसका पर कैपिटा इनकम सिर्फ 66,000 रुपीज़ है, जबकि पूरे इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम 1.84 लाख रुपीज़ है। बिहार में 52% ऑफ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर या सैनिटेशन तक नहीं मिलती। लेकिन बिहार का ये हाल हुआ कैसे? क्यों बिहार अपनी इतनी रिच हिस्ट्री होने के बावजूद भी आज इतना पीछे रह गया? एंड इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अपनी आज की वीडियो में। बिहार की कहानी को समझने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो इंडिया पे जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था एंड उस टाइम में प्रेसिडेंसी के अंदर एक सिस्टम चलता था विच इज़ नोन एज ज़मींदारी सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द लैंड बड़े ज़मींदारों के पास होता था एंड लैंडलॉर्ड्स अपनी ज़मीन किसानों को रेंट पर देते थे, जिस पे किसान खेती करता था एंड अपनी अर्निंग्स करता था एंड किसान को एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट उन लैंडलॉर्ड्स को पे करना पड़ता था। एंड जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो चाहे बुरी, जिस वजह से बिहार को एक मनी कलेक्टिंग सोर्स बना लिया गया। एंड इसी टैक्स के लालच की वजह से ब्रिटिशर्स ने बिहार के अंदर नाम मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया एंड कॉलोनियल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि बिहार को क्रॉनिकली काफ़ी अंडर फंड किया जाता था। बिहार को काफ़ी कम फ्रैक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम मिलता है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। इन सब रीजंस के कारण बिहार में शुरू से ही ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना एंड ना ही उनको फैसिलिटीज मिली। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे के अंदर एक पुलिस ऑफिसर 776 लोगों के लिए था एंड वहीं दूसरी तरफ ये नंबर 1 पुलिस ऑफिसर पर 2372 लोगों के लिए था। मतलब ओवरऑल कॉलोनियल लैंड टेन्योर और अंडर फंडिंग के कारण बिहार इतना ज़्यादा पीछे रह जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ की, जिसके कारण बिहार काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है। अब जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है एंड न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है तो गवर्नमेंट अपना प्राइमरी फोकस कोस्टल स्टेट्स के ऊपर करने लग जाती है, क्योंकि कोस्टल स्टेट्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है रादर दैन ऐसी स्टेट्स जिनके आसपास कोई भी सी ना पड़ता हो। जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कॉमन रीज़न ये है कि जितनी भी कंपनीज एंड बिजनेसमैन होते हैं वो अपना काम सी के आसपास करना चाहते हैं, क्योंकि सी से वो ईजिली अपने गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड मोस्ट रेवेन्यू बना सकते हैं, बिकॉज सी इज़ द मोस्ट चीप एंड कन्वीनियंट वे टू ट्रांसफ़र योर गुड्स। एंड इसी वजह से आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि महाराष्ट्र, केरला जैसी कोस्टल स्टेट्स ज़्यादा अमीर होती है रादर दैन दो स्टेट्स जिनके आसपास कोई भी सी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जिसका बिहार की पॉवर्टी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। 1952 में लॉन्च हुई द फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम। झारखंड जो पहले बिहार का पार्ट था, छत्तीसगढ़, ओडिशा और ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट्स थे, जिस कारण जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो इन्हीं स्टेट्स के अराउंड खुलती थी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाना होता था। एंड गवर्नमेंट को इसी चीज़ का डर था कि अगर सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं एरिया के आसपास खुल गई तो बाकी स्टेट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, जिस वजह से उन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया, जिस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज करती थी, जिस वजह से अगर आप कोई भी स्टेट के अंदर इंडस्ट्री खोलते हो तो आप कहीं से भी रॉ मटेरियल मंगवाओ, आपको सेम ही प्राइस पे करना पड़ेगा, बाकी का प्राइस गवर्नमेंट पे करेगी। जिस वजह से जितनी भी इंडस्ट्री थी जो पहले बिहार, उड़ीसा और झारखंड के आसपास बनाई गई थी वो सारी इंडस्ट्रीज ट्रांसफ़र हो जाती है टू द कोस्टल एरियाज, जिसके पीछे का कारण मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एंड इसी कारण बिहार से रॉ मटेरियल्स को मंगवाया तो जाता था, लेकिन उस रॉ मटेरियल का फ़ायदा बिहार को कुछ भी नहीं होता था एंड उन सब का फ़ायदा कोस्टल स्टेट्स को हो जाता था, जिस वजह से कोस्टल स्टेट्स ज़्यादा अमीर होते गए एंड बिहार के मिनरल्स भी चले गए एंड उनके पास ना तो जॉब्स आई ना वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाई। एंड हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी का भी यही मानना है कि बिहार की अंडर डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा हाथ इस फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम का है। एंड इन ईयर 2000 झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाता है, जिसके अंदर धनबाद और बोकारो जैसे इंडस्ट्रियल हब्स भी बिहार से अलग हो जाते हैं एंड नॉर्दर्न बिहार सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे रह जाता है एंड इसी के कारण बिहार काफ़ी कम टैक्स बेस के अंडर आ जाता है।
एंड झारखंड के अलग होने के बाद जितनी भी बची कुची इंडस्ट्रीज बिहार में थी वो भी उससे अलग हो जाती है, जिस वजह से बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे चला जाता है। अब बिहार की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही चीज है, विच इज बिहार पॉलिटिक्स। तो बिहार की पॉलिटिक्स शुरू से ही काफी ज्यादा अनस्टेबल रही है। 70 इयर्स के अंदर टोटल 40 चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट बिहार में हुए हैं, जिसका मतलब एक एवरेज टेन्योर ऑफ अ सीएम इन बिहार इज 1.5 इयर्स, जिसके कारण अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिहार में कभी आई ही नहीं। एंड स्पेशली 1990s के अराउंड सीएम लालू प्रसाद यादव की सरकार के अंदर बिहार में कंसिस्टेंट अंडर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर को फेस किया। क्राइम और करप्शन काफ़ी तेजी से बढ़े एंड सारी पब्लिक सर्विसेज को लैप्स कर गई। इन प्रैक्टिकल इन सब का मतलब ये है कि बिहार में कोई स्टेबल और अच्छी गवर्नमेंट ना होने के कारण बिहार काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड और अनसेफ बन चुका है। एंड बिहार की करप्शन का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हो कि बिहार यूटिलाइजेशन फॉर सेंट्रल हेल्थ एंड फंड्स इन 2016 एंड 17 वाज ओनली 44%, जो कि कंट्री में सबसे लोएस्ट है। नाउ बिहार इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्री वाइज भी काफ़ी ज़्यादा लैग करता है, क्योंकि बिहार एक लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एंड जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो वहाँ पे कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं बसती है, जो कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट और लो टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा कारण बनता है। एंड ईयर 2000 तक तो मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस में ना तो रोड्स थे एंड ना ही इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर फार्मर्स की बात करें तो बिहार में एवरेज लैंड होल्डिंग सिर्फ 0.5 हेक्टर्स है। एंड बिहार का वेदर भी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। वहाँ पे या तो कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। अब आपको मोस्टली इम्पोर्टेंट रीजंस तो पता चल गए हैं अबाउट वाई बिहार इज सो अंडर डेवलपमेंट। बट अब बात करते हैं कि बिहार इस टाइम क्या हालत में है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बिहार में है दैट इज पॉवर्टी। बिहार की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है एंड इवन बिहार इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। एंड वहाँ की 88% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। एंड इतनी पॉपुलेशन का रूरल एरियाज में रहने के बावजूद भी उन लोगों के पास बहुत कम जमीन है, जिस वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक हाई पॉइंट पे जा चुकी है। एंड इसी कारण से बिहार रिमेन्स द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एवरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। एंड इसी कारण से बिहार हैज द कंट्रीज लोएस्ट लिटरेसी रेट, जो कि है 61.8%। एंड फीमेल लिटरेसी तो इससे भी ज्यादा वर्स है। एंड वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी कुछ खास अच्छा नहीं है। बिहार का मिलिट्रल एंड इनफैक्ट मोरालिटी रेट भी एवरेज इंडिया से काफी गुना ज्यादा। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल बिहार के सिर्फ 25% ऑफ द होम्स हैव एक्सेस टू फुल सैनिटेशन। एंड 2023 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार की 34% ऑफ द फैमिली सिर्फ 6000 रुपीज महीने पे सर्वाइव कर रही हैं। एंड इसी कारण बिहार हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया। अगर हम बिहार को कुछ टॉप स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो वो उनके आसपास भी नहीं टिक पाएगा। जैसे कि गोवा की जीडीपी पर कैपिटा इन 2018 वाज 4,67,000, जो कि बिहार के 43,000 से 10 गुना ज़्यादा है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ केरला जैसा स्टेट, जो कि हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट बताया जाता है एंड वहाँ पे नियरली 100% लिटरेसी रेट है, उसके कंपैरिजन में बिहार बॉटम 5 पे रैंक करता है, जो कि हमें बताता है कि बिहार कितना ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्ड रह चुका है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अभी जो बिहार को मेन चीज़ परेशान कर रही है, जिसकी वजह से बिहार अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और काफ़ी टाइम तक रहेगा, दैट इज पॉलिटिक्स। क्योंकि लोग वहाँ पे अभी भी कास्ट के नाम पे वोट दे रहे हैं रेदर देन डेवलपमेंट। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण लिटरेसी का भी है, क्योंकि वहाँ पे लोग लिटरेट नहीं है, उनको पता नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कैसे करना है, उनको अपने हकों का पता नहीं, उनको लॉज का पता नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे अभी भी मंत्री भोले भाले लोगों को पागल बना के वोट्स बटोर लेते हैं। अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत कम टाइम में जो मेन रीजंस है बिहार की अंडर डेवलपमेंट के पीछे वो बता दिए हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या बिहार कभी भी अपने आप को हील कर सकता है? क्या बिहार कभी एक अच्छी स्टेट बन सकता है? क्या बिहार टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया में कभी आ सकता है, या फिर बिहार की जैसी हालत है वो वैसी ही रहेगी पूरी जिंदगी भर?